नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप बड़जाती स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नवजीवन क्लासेस पर। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था साइंस में पोषक तत्व है और पोषक तत्व हमारा टॉपिक कब हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बात करेंगे। एक टॉपिक लिया हमने नया, प्रदूषण, कि प्रदूषण के घटक क्या होते हैं, कैसे प्रदूषण हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, स्मोग क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, इस सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसने इनके बारे में सबसे पहले बताया, ये सभी जानकारी हम आज लेंगे और बिल्कुल ऐसी ही सटीक जानकारी लेंगे जो एग्जामिनर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वही जानकारी। टॉपिक है हमारा प्रदूषण। प्रदूषक मुख्य पहले तो घटक ही जान लेते हैं। एक तो होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, CFC, ये सभी होते हैं ना, ये प्रदूषक मुख्य घटक होते हैं। अब आपने अम्लीय वर्षा के बारे में सुना होगा कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। जो अम्लीय वर्षा होती है ना, ये इन्हीं का किया धरा होता है। जब ये प्रदूषण यहां पर उत्पन्न होता है, वायुमंडल में जाता है, वर्षा के साथ फिर से जब आता है, तो उसी वर्षा को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। और ये वर्षा होती है ना, ये भयंकर रोग उत्पन्न करती है हमारे शरीर के अंदर। कौन से रोग होती है? अच्छा, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि अम्लीय वर्षा का अध्ययन किसने किया। अम्लीय वर्षा का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक वो था रॉबर्ट अगस्ट। कौन सा वैज्ञानिक था इसके बारे में अध्ययन करने वाला? रॉबर्ट अगस्ट। ठीक है। इसने बताया क्या कि जो ये SO2 होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जल के साथ मिश्रित होकर H2SO4 बनाता है। और एक इसने बताया कि जब ये NO2 होता है ना, ये NO2 जल के साथ मिलकर HNO3 बनता है और अम्लीय वर्षा होती है। और इस अम्लीय वर्षा से भयंकर नुकसान होता है, भयंकर हानि होती है। एक तो इससे रोग होता है, वो होता है स्टोन लेप्रोसी रोग। स्टोन, इस ये जो पृथ्वी पर आते हैं ना, तो इससे रोग होता है स्टोन लेप्रोसी। स्टोन लेप्रोसी रोग, स्टोन लेप्रोसी रोग होता है इससे। कौन सा रोग होता है? स्टोन लेप्रोसी। और अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती हैं। उससे मेलिन्यूमा, मेलिन्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलिन्यूमा। अच्छा, एक ये पूछता है कि अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या होते हैं? वो होते हैं SO2 और NO2। SO2 और NO2 अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक होते हैं। ठीक है। अम्लीय वर्षा कैंसर उत्पन्न करती है, उसे मेलिन्यूमा कहते हैं। जब ये अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा धूल कणों के साथ, धूल कणों के साथ पृथ्वी पर आती है, तो उसे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्राई डिपोजिशन। उसे क्या बोलते हैं? ड्राई डिपोजिशन। और जब यही अम्लीय वर्षा धुएं के साथ आती है, तो उसे बोलते हैं वेट डिपोजिशन। उसे क्या बोलते हैं? वेट डिपोजिशन। धुएं के साथ आती है तो, धूल कणों के साथ आती है, उसे ड्राई डिपोजिशन। अम्लीय वर्षा जब आती है तो इससे त्वचा का कैंसर होता है, उसे मेलिन्यूमा कहते हैं। ये सभी हमने जाना। अम्लीय वर्षा का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट अगस्ट ने। इससे रोग कौन सा होता है? स्टोन लेप्रोसी रोग, त्वचा का कैंसर, मेलिन्यूमा। अब आगे हम जानेंगे कि जो ये SO2 और NO2 है ना, ये SO2 और NO2 उत्सर्जित कहां से होते हैं? SO2 और NO2 का उत्सर्जन कहां से होता है? SO2 और NO2 तेल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी व मोटर वाहनों के धुएं से,
तेल रिफाइनरी व मोटर वाहनों के धुएं से SO2 और NO2 का उत्सर्जन होता है। यह जो मोटर वाहनों के जो धुआं है ना, मोटर वाहनों के धुएं में 3,4 बेंजोपायरीन 3,4 बेंजोपायरीन पाया जाता है। मोटर वाहनों के धुएं में 3,4 बेंजोपायरीन पाया जाता है। और जब आप ये सिगरेट पीते हैं ना, सिगरेट में पोलोनियम, सिगरेट में क्या होता है, पोलोनियम 210 पाया जाता है। सिगरेट में पोलोनियम 210 पाया जाता है। सिगरेट के अंदर, सिगरेट के धुएं में, सिगरेट का जो धुआं होता है ना, धुआं, उसमें पाया जाता है पोलोनियम 210। मोटर वाहनों के धुएं में 3,4 बेंजोपायरीन। अच्छा, जो ये SO2 और NO2 का उत्सर्जन इन्हीं के धुएं में से होता है। ठीक है, ये हमने बात करी। अब आगे हम बात करते हैं फॉग की। इसके बारे में हमने जाना कि स्मोग, ये जो प्रदूषण है, ये किससे होता है, क्या इसके घटक हैं, किससे क्या उत्सर्जन होता है, इसके उत्सर्जन से कौन सा रोग होता है, ये सभी हमने जानने की कोशिश की। और उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में भी आया होगा और ऐसा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ गया होगा जो हमारी इस थ्योरी में से आया हुआ है पहले से। अब हम बात करते हैं स्मोग की। ये स्मोग भी एक प्रकार का प्रदूषण है, स्मोग। इस स्मोग के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने, इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था डेसवैक्स। ये डेसवैक्स नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने स्मोग की सबसे पहले परिभाषा दी कि ये स्मोग ऐसे मिलकर ये बनता है। अच्छा, अब मैं भी बता देता हूं आपको कि इसने क्या दी। कोहरा प्लस धुआं, ये मिलकर बनाते हैं ये स्मोग। कोहरा और धुआं मिलकर क्या बनाते हैं, स्मोग बनाते हैं। और ये जो स्मोग है ना, यही स्मोग, जैसे ये पंजाब हरियाणा की तरफ जब पराली को जलाया जाता है तब इसका धुआं उत्पन्न होता है और वो कोहरे में मिश्रित होकर स्मोग बना लेता है। यही परिभाषा दी थी इस डेसवैक्स ने, और डेसवैक्स ने इसके बारे में बता दिया। अच्छा, ये जो कोहरा और धुआं होता है, इसके ये स्मोग होता है दो प्रकार का। एक तो स्मोग होता है जो वनस्पतियों पर अपना इफेक्ट डालता है, और एक होता है जो जीव जंतुओं पर अपना इफेक्ट डालता है। इसके दो बहुत भयंकर एग्जाम्पल है हमारे सामने, और उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन भी बना हुआ है, वो भी बता दूंगा। एक तो है लॉस एंजल्स स्मोग, और एक है लंदन स्मोग। कौन सा, लंदन स्मोग। ये जो लॉस एंजल्स स्मोग है ना, इसने वनस्पति पर अपना इफेक्ट डाला। वनस्पति के प्रकाश तंत्र सेकंड को संगमित कर दिया। प्रकाश तंत्र सेकंड को इसने वनस्पति बिल्कुल खत्म ही कर दी। लॉस एंजल्स नामक यह स्थान था, वहां पर ही आया था, जिसके कारण इसको लॉस एंजल्स स्मोक कहा जाता है। इसने अपना इफेक्ट वनस्पति पर डाला और वहां पर पूरी वनस्पति खत्म कर दी। कुछ भी पूछ सकता है अगला इसमें से। लंदन स्मोक, इसके बारे में जो पूछा हुआ ना वो बता देता हूं। ये 1952 में आया था, और यही पूछा हुआ है कि लंदन स्मोक आया कब था, तो 1952 में। इसने जीव जंतुओं पर अपना इफेक्ट डाला। किस पर, जीव जंतुओं पर प्रभाव। अच्छा, प्रभाव डाला तो कैसा डाला कि इस लंदन स्मोग में 4,000 लोग मारे गए। 4,000 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु, इस लंदन स्मोग में। इतना भयंकर था स्मोग। कितने प्रकार का, लॉस एंजल्स वनस्पति स्मोग, और लंदन स्मोग में जीव जंतुओं पर प्रभाव डाला। 1952 में ये स्मोग आया वहां पर प्रभाव में। इसका अध्ययन किसने किया, डेसवैक्स ने किया। अब हम फटाफट बात कर लेते हैं ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि कितने डेसिबल से ऊपर होती है तो वो प्रदूषण में परिवर्तित हो जाती है, और ध्वनि की प्रबलता के क्या मात्रक हैं, इसकी तीव्रता के क्या मात्रक हैं, ये सब बात करेंगे हम आज। पूरा बताऊंगा मैं आपको। एक वन डे एग्जाम की दृष्टि से तो एक भी क्वेश्चन आपका मैं छोड़ूंगा नहीं इसमें से। किसके बारे में, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण,
ध्वनि प्रदूषण, जब ध्वनि सामान्य सीमा से भी तीव्र गति से आने लगे ना, तब ध्वनि होती है ना, सामान्य ध्वनि, वो प्रदूषण में परिवर्तित हो जाती है। इसके बारे में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्थान है जो प्रत्येक, जैसे कोविड का टाइम आया था ये, इसके अंदर भी WHO ने कई गाइडलाइन जारी की, WHO ने बताया था इसके बारे में बहुत कुछ। तो WHO जब कोई भी चाहे वो प्रकृति के कोई भी खिलाफ होना, उसके बारे में WHO ही बताता है सबसे पहले। तो WHO ने क्या बताया था? WHO ने कहा कि WHO की स्थापना की बात कर लेते हैं 1948 में। WHO ने कहा कि 45 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। 45 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। और अगर WHO के अनुसार पूछे तो आपको 45 डेसिबल करना है, और अगर आपको सामान्यतः पूछे, सामान्यतः 60 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि शोर कहलाती है। क्या कहलाती है? शोर कहलाती है। 60 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि वायुयान से 120 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। 120 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये पूछता है प्रश्न। 150 डेसिबल की ध्वनि भी उत्पन्न होती है। ये कहां से होती है? ये होती है रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम। जब रॉकेट लॉन्च होता है ना, जब कोई भी मिशन जाता है या फिर कोई उपग्रह जाता है, उस वक्त 150 डेसिबल या इससे भी ऊपर भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती है उस टाइम। ठीक है। इसकी प्रबलता को किसमें मापते हैं? ध्वनि की, साउंड की प्रबलता और इसकी तीव्रता। तो ध्वनि की प्रबलता को तो मापते हैं डेसिबल में, ये ध्वनि की प्रबलता का मतलब। और ध्वनि की जो तीव्रता होती है ना, इसको मापते हैं हर्ट्ज में। आपको एक होती है तीव्रता और एक होता है तारत्व। मच्छर की भिनभिनाहट, तारत्व बहुत अधिक होता है, जिसी के कारण मच्छर बिल्कुल धीरे भिनभिनाता है, लेकिन उसका तारत्व मतलब उसकी आवाज तीखी होने के कारण मच्छर की, महिला की, यह आवाज कोई ज्यादा देर तक सुन नहीं सकता है। तारत्व, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, टॉपिक है इसका पूरा। तीव्रता हर्ट्ज, प्रबलता डेसिबल। WHO की स्थापना 1948। WHO ने बताया कि 45 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि, सामान्यतः 60 डेसिबल। अच्छा, हम जो बातचीत करते हैं ना, हम जो बातचीत करते हैं तब ध्वनि उत्पन्न होती है 50 से 55 डेसिबल। और जो हम फुसफुसाहट बात करते हैं, फुसफुसाहट बिल्कुल ऐसे कान में, तब लगभग 30 डेसिबल, 20 से 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। यह भी हमने बात कर ली। सामान्यतः 60 डेसिबल की ध्वनि, 45 डेसिबल की ध्वनि WHO के अनुसार, ये सब हमने आज बात करी। और मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास किया, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में भी आया है। तो साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा है तो कमेंट करके भी बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।